नाज़रीन, मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपकी होस्ट किरण सरफराज तस्लीस या तौहीद के इस खूबसूरत शो में एक दफ़ा फिर आप सबको वेलकम कहती हूँ। और आज का हमारा मौजू तकदीर है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भाई सुलेमान जॉन। भाई वेलकम टू द शो। और आज जैसे हम तकदीर पर गुफ्तगू कर रहे हैं तो कुछ लोगों का ये मानना है कि तकदीर जिस तरह के पहले से सब कुछ लिख दिया गया है और कुछ बाइबल के भी कुछ बहुत सारे रेफरेंस देते हैं। जी इसके बारे में मैं तो थोड़ा कुछ कहना चाहूँगी कि अगर खुदा सब चीज़ों पर कुदरत रखता है तो फिर इंसान की आज़ाद मर्जी कहाँ गई? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल आपका बड़ा रेलेवेंट भी है, ज़रूरी भी है, क्योंकि ये बहस अक्सर होती रहती है, जी जिसे हम प्रीडेस्टिनेशन कहते हैं, और फ्री विल या जबर और कदर, यस कि किस हद तक चीज़ें जो हैं वो डिटरमिन्ड होती हैं या खुदा की तरफ से मुकर्रर होती हैं, और उसमें इंसान की अपनी क्या आज़ादी है या एजेंसी है। लेकिन इससे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूँ, मैं ना इस पे थोड़ी-सी गुफ्तगू करना चाहूँगा कि आज़ाद मर्ज़ी वैसे होती क्या है? जी ये मर्ज़ी क्या होती है? क्योंकि मर्ज़ी का मतलब ही यही होता है कि मैं अपनी ख्वाहिश से कुछ करूँ। तो वो आज़ाद या कैद होने की एक सानवी सी बात है। आम तौर पर भी हम इसको देख सकते हैं, फ़लसफ़े की रूह से भी इसको हम देख सकते हैं, और ज़ाहिर है कलाम की रोशनी में और इलाहियाती तो हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं यहीं से बात शुरू करना चाहूँगा कि आपके सवाल का जवाब देने के बजाय मैं ये सवाल करूँगा आपसे भी और नाज़रीन से भी कि आज़ाद मर्ज़ी फिर होती क्या है? हम आम तौर पर जो फ़ैसले करते हैं बतौर इंसान, वो किस हद तक जो हैं वो हमारी अपनी रज़ामंदी से होते हैं, और किस हद तक उसमें बैरूनी या एक्सटर्नल कोई प्रेशर होता है, या हमसे वो काम करवाया जाता है। कभी-कभी शऊरी तौर पर भी, कभी-कभी लाशऊरी तौर पर भी। जी मैं इसकी छोटी-सी मिसाल देता हूँ कि आईफ़ोन जो है, एक नया आईफ़ोन आता है और दुनिया के लाखों करोड़ों लोग उसे खरीदना चाहते हैं, जी और वो खरीद भी लेते हैं। बिल्कुल अब ये किस हद तक आज़ाद मर्ज़ी है उनकी, ठीक है? एक इसमें मार्केटिंग का बहुत बड़ा हाथ है। इसके अंदर इस बात का बहुत बड़ा हाथ है कि वो अपने पसंदीदा सेलिब्रिटीज़ को फ़ोन इस्तेमाल करता हुआ देखते हैं। फिर माशरे में तासुर कायम किया गया है कि ये फ़ोन जो है, ये किसी तरह से स्टाइल की या लग्ज़री की अलामत है, जी और वो करना चाहते हैं, ठीक है? बिल्कुल और फिर ये सालों साल से हुआ, ठीक है? ये यानी कि आईफ़ोन जो है कम से कम 20-25 साल से इस तरह की वो मार्केटिंग करते हैं, उनकी जो कंपनी है, और वो दुनिया की बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी है जो अरबों रुपए का सालाना बिज़नेस करते हैं, ठीक है? और उनका फ़ोन खरीदने के लिए, जो भी नया फ़ोन आता है, उसके लिए लोग लाइनों में लगते हैं, ठीक है? और ख़ैमे लगा के शॉपिंग मॉल्स के बाहर उसके लॉन्च के लिए इंतज़ार करते हैं। आईफ़ोन हो गया, ठीक है? इसके अलावा फ़र्ज़ करें मेरा कोल्ड ड्रिंक पीने का दिल करता है, तो मैं ख़ास तरह की ही जाके कोल्ड ड्रिंक खरीदता हूँ, और अगर वो नहीं मिलती तो मैं नहीं पीता, ठीक है? जी या मैं पीता भी हूँ तो मुझे उसका उस तरह से असर नहीं होता मेरे ऊपर, ठीक है? इसमें मेरी कितनी आज़ाद मर्ज़ी है कि अगर इतनी सारी बोतलें पड़ी हैं और हमेशा मैं उसमें से एक ही उठाता हूँ, इसमें मेरी कितनी आज़ाद मर्ज़ी है। मैं जो पढ़ना चाहता हूँ ज़िंदगी में, या मैं कोई कारोबार करना चाहता हूँ, या मैं करियर जो बनाना चाहता हूँ, मेरा जीवन साथी, मैं किन लोगों से दोस्ती करता हूँ, ठीक है? इसमें कितनी हमारी आज़ाद मर्ज़ी होती है, ठीक है? तो बिल्कुल बुनियादी तौर पर भी अगर हम देखा जाए, तो जिसे हम कहते हैं ना कि माशरती तौर पर या बैरूनी तौर पर सोशल कंडीशनिंग जिसे कहते हैं, कि हम इंसान जो है वो जिस माहौल में पनपता है, ठीक है? और जिस चीज़ों का उसका एक्सपोज़र होता है, वो सारी की सारी बातें उस पर असरअंदाज़ होती हैं, और वो उन्हीं के ज़ेरे साया फिर कोई भी फ़ैसला करता है या नहीं करता, ठीक है? तो करने को तो वो एक आज़ाद मर्ज़ी होती है, ठीक है? लेकिन वो होती नहीं है। मेरा खुद भी ताल्लुक किसी न किसी हद तक मार्केटिंग के शोबे से, डिजिटल मार्केटिंग, और डिजिटल मार्केटिंग से पहले जो आम मार्केटिंग भी होती थी, प्रिंट के ज़रिए या टीवी के ज़रिए, वो तो चलें किसी हद तक मैस मार्केटिंग होती थी। यानी कि एक ही तरह का इश्तिहार है, तो अगर वो 6 बजे चल रहा है एक चैनल के ऊपर, तो वो सब देख रहे हैं, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग से आज जो बंदा अपनी कोई चीज़ बेच रहा है ना, वो डायरेक्ट उस बंदे तक पहुँच सकता है जिसको उसकी ज़रूरत है। बिल्कुल उस वक़्त पे जब वो उसको सर्च कर रहा हो, या सिर्फ़ सोच भी रहा हो उसके बारे में, या बात कर रहा हो, या उससे मिलती-जुलती चीज़ें जो है वो सर्च करे। ठीक है? मिसाल के तौर पर, अगर आज मैं गूगल पे सर्च करता हूँ कि मैंने जर्मनी में पढ़ने जाना है, ठीक है? उसकी स्कॉलरशिप्स मुझे चाहिए। कुछ दिनों के बाद मेरे फ़ोन के ऊपर, मेरी ईमेल के ऊपर, मेरी फ़ेसबुक के ऊपर मुझे वो सारे इश्तिहार दिखना शुरू हो जाएँगे, जिससे मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, या यूनिवर्सिटियों के इश्तिहार, या एयरलाइन के इश्तिहार, बिल्कुल या स्टूडेंट फंडिंग के इश्तिहार, ठीक है?
और उनमें से जो सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट करेगा मैं उसको क्लिक करके मैं वो ले लूँगा चीज़, ठीक है? तो इसमें मेरी कितनी आज़ाद मर्ज़ी थी, किस हद तक मुझे उस पॉइंट तक लाया गया है। आज़ाद मर्ज़ी जो है ना एक बड़ा एक पेचीदा मसला है। जो लोग ताश खेलते हैं या जो हुँ, लोग ताश के साथ ट्रिक्स करते हैं, जी। मैं भी किसी ज़माने में करता था। तो मैं अपनी मर्ज़ी से ना ख़ास एक पत्ता जो होता है वो मैं आपको पकड़ा सकता हूँ, आपको पता भी ना चले, आपको लगे मैंने अपनी मर्ज़ी से निकाला है, लेकिन वो जो ट्रिक्स कर रहा होता है शख़्स, वो आपको पकड़ा देता है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जब आपको बिल्कुल लग रहा होता है ये मेरा अपना फ़ैसला है, लेकिन आपसे वो करवाया जा रहा होता है। मनफ़ी तौर पर भी, मुस्बत तौर पर भी, ठीक है? तो जनरली अगर हम बात करें ना, अभी हम फ़लसफ़े में या इलाहियात में ना भी जाएँ, तो कितनी किस हद तक आज़ाद मर्ज़ी होती है, ठीक है? और फिर जब हम इसको इमरानियात में या समाजियात के अंदर देखते हैं, जिसमें हम जेनेटिक फैक्टर्स भी आ गए साइंस के या जो आपके सोशल फैक्टर्स हैं वो भी आ गए, तो वो इंसान की सोच को, इंसान के अमल को बहुत हद तक असरअंदाज़ करते हैं। मैं एक मिसाल देना चाहूँगा, मशहूर किताब है और डॉक्यूमेंट्री भी है, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। ये नोम चॉम्स्की जो मशहूर ज़माना माहिर लिसानियात और बहुत बड़े स्कॉलर हैं मगरिब के अंदर, और पिछले कई दिहाइयों से सबसे ज़्यादा जिनका हवाला दिया जाता है उन स्कॉलर्स में उनका नाम आता है, नोम चॉम्स्की। उनकी किताब का नाम था मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है मर्ज़ी। मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट का मतलब होता है कि किस तरह से मर्ज़ी क्रिएट की जाती है, यानी कि जो बंदा है वो समझ रहा है कि मेरी मर्ज़ी से ये हुआ है, लेकिन किस तरह से मीडिया, मैस मार्केटिंग, अखबारात, जर्नलिज़्म ये किस तरह लोगों की राय साज़ी करते हैं। और उसने साइंसी बुनियादों पे साबित किया था कि किस तरह जो आपको दिखाया जाता है ना, आप उसी को बिलीव करते हैं, ठीक है? अभी मशहूर वाक़या कि अभी आपको पता है गज़ा के अंदर बहुत मसला चल रहा है, ठीक है? जंग चल रही है जी। या एक तरह से आप समझिए कि कत्ल-ओ-गारत चल रही है, ठीक है? तो उसमें जो लोग इज़राइल की तरफ है ना, इज़राइल की फ़ौजों को जो साथ देते हैं, उनका मीडिया उनको सिर्फ़ वही दिखाता है। उनका दिखाता है कि देखें जी हमारा टूरिस्ट था, इसको मार दिया हमास ने या इसको मार दिया इज़राइल की फ़ौजों ने, जी। ठीक है? और जो गज़ा को सपोर्ट करते हैं, उनको सिर्फ़ ये नज़र आता है कि अस्पताल पे बम गिर गया या स्कूल में हाँ, बम गिर गया या प्रोपेगेंडा की बच्चों, न्यूज़। ठीक है? वो जो 2 देख रहे हैं ना, वो अपनी आज़ाद मर्ज़ी से फ़ैसला नहीं कर रहे, बल्कि जिस एनवायरनमेंट में वो हैं या जिस एनवायरनमेंट में उनको डाला गया है, उनकी मर्ज़ी के बगैर वो उनकी राय को असरअंदाज कर रही है, ठीक है? फिर एक मशहूर नॉवल थी जॉर्ज ऑरवेल की 1984, अब ये फ़िक्शन में आ गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट जो मैंने किताब बताई वो तो एक साइंटिफिक या सोशियोलॉजी और पॉलिटिक्स की किताब है। 1984 किताब है जॉर्ज ऑरवेल की, और उसमें उसने कहानी के ज़रिए बताया हुआ है कि किस तरह से जदीद दौर में इंसान की राय को मुतासिर किया जाता है, ठीक है? सिंपल चीज़ों के अंदर भी, सिंपल चॉइसेस के अंदर भी, और फिर सियासी चॉइसेस या हम लोग किसके साथ उठते बैठते हैं या किससे दोस्ती करते हैं या हम अपनी राय किस तरह कायम करते हैं, आज के मौजूदा दौर में भी और पहले भी, लेकिन आज ज़्यादा उसको बैरूनी चीज़ों से मुतासिर किया जाता है, ठीक है? तो इसमें हम आम तौर पर भी नहीं कह सकते कि इंसान की आज़ाद मर्ज़ी कोई ऐसी कोई एब्सोल्यूट चीज़ है, ठीक है? अगर वो है भी ना, तो वो उस पे मुकम्मल तौर पर कादिर खुद भी नहीं है, ठीक है? वो किसी न किसी दबाव के ज़रिए या किसी न किसी पर्सुएशन के ज़रिए अपने फ़ैसले करता है, ठीक है? बिल्कुल। और साइंस के अंदर भी जब हम देखते हैं ना, जिसे हम डिटर्मिनिज़्म कहते हैं। डिटर्मिनिज़्म का भी यही मतलब होता है कि सारी चीज़ें पहले से तय हैं, या सारी चीज़ें फिक्स्ड हैं, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट फ़िज़िक्स का भी है, कदीम फ़िज़िक्स का, आज जदीद फ़िज़िक्स का नहीं, कि हर चीज़ तय है, वो उसमें जारी है, और फ़िलॉसॉफ़िकल भी डिटर्मिनिज़्म होता है। लेकिन उसमें हर ये नहीं होता कि इंसान की आज़ाद मर्ज़ी नहीं है, ठीक है? उसकी मर्ज़ी भी है, उसकी जिसे हम कहते हैं एजेंसी भी है। अंग्रेज़ी का बड़ा अच्छा लफ़्ज़ है कि वो ये नहीं है कि वो कठपुतली की तरह उसको घुमाया जा रहा है। नहीं, क्योंकि उसकी मर्ज़ी है तो इसलिए उसे किसी ख़ास तरफ ले जाया जाता है। अगर आज़ाद मर्ज़ी ना हो तो फिर तो ये काम आसान हो जाए ना, फिर तो ज़बरदस्ती से भी हो जाए या बोल के हो जाए। लेकिन क्योंकि आज़ाद मर्ज़ी है या इंसान के पास अपनी सोच पर किसी हद तक इख्तियार है, तो इस वजह से उसकी मर्ज़ी को तश्कील दिया जाता है, ठीक है? लेकिन ये कहीं न कहीं इसके अंदर दबाव होता है, लेकिन एंड में बात यही है कि इंसान के पास एजेंसी है, इंसान के पास मर्ज़ी बहरहाल मौजूद है। जी भाई, तो अब आपसे मेरा ये सवाल है कि क्या आज़ाद मर्ज़ी इंसान की फ़ितरत का हिस्सा है या नहीं? हाँ, अब ये एक एक लेवल हम डीप चले गए ना इसके अंदर कि अभी हमने सिर्फ़ ये बात की है कि माशरती या माहौलियाती जी। दबाव क्या होता है। अब आपका जो सवाल है ना वो थोड़ा-सा और कॉम्प्लिकेटेड है कि क्या ये इंसान की ज़ात का हिस्सा है या नहीं, ठीक? हुँ। क्योंकि इसके अंदर भी ना जो साइंटिफिक अप्रोच होती है, एंथ्रोपोलॉजिकल हो गई या साइकियाट्रिक या साइकोलॉजिकल हो गई,
एवोल्यूशनरी हो गई, वो साइंसदान जो है ना ज़्यादातर इस बात पे नहीं बात करना चाहते कि क्या चीज़ फितरत का हिस्सा है या नहीं, ठीक नहीं है? है, बिल्कुल। क्योंकि बताना बड़ा मुश्किल होता है। ये ज़्यादातर हम लोग फ़लसफ़े के अंदर या मज़हब, दीनियात के अंदर और इलाहियात के अंदर हम ये बात करते हैं, इंसानी फ़ितरत के बारे में, ठीक है? क्योंकि इल्मुल इंसान जो है एंथ्रोपोलॉजी, बिब्लिकल एंथ्रोपोलॉजी या क्रिश्चियन एंथ्रोपोलॉजी, ये हमारे इलाहियात का एक बुनियादी सबक है, ठीक है? हुँ, कि जब हम खुदा की बात करते हैं, जब हम खुदावंद यीशु मसीह की बात करते हैं, हम कलाम मुक़द्दस की बात करते हैं, तो उसके बीच में हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम इंसान की भी बात करें कि इंसान अपनी ज़ात में क्या है, उसे खुदा ने किस तरह बनाया है और फिर क्या चीज़ें उसकी फ़ितरत का हिस्सा हैं या नहीं है, ठीक है? तो जब हम ये बात करते हैं कि ह्यूमन नेचर का क्या पार्ट है, इसमें फिर मैं थोड़ी ब्रॉड बात करना चाहूँगा और उसके बाद फिर मैं आऊँगा कि बाइबल मुक़द्दस या मसीही इलाहियात हमें इस बारे में क्या सिखाती है। देखिए, ब्रॉड बात अब ये है कि पहले मैंने बात की थी एक्सटर्नल, यानी बाहर से जो हम पे दबाव है। इंसान के अपने अंदर क्या है, ठीक है? इंसान के अपने अंदर एक ज़हन है, माइंड जो है, जो ब्रेन, जिसका महवर जो है हमारा दिमाग है। बिल्कुल। तो वो जो एक आप समझ लें कि बगैर हड्डी के चर्बी सी हमारे सर के अंदर है, वो हमारे ज़हन या हमारी सोच का और हमारे जज़्बात का महवर है, ठीक है? इंसान जो होता है, ये बात भी तय करना बड़ा मुश्किल है कि क्या वो जो दिमाग है या जो ज़हन है, वो इंसान के ताबे है या फिर इंसान उसके ताबे, ठीक है? ये थोड़ी-सी मुश्किल बात है, लेकिन इसका मतलब ये है कि हमारे जो दिमाग है, जो हमारा भेजा है, उसका डिज़ाइन ही ऐसा है कि वो हमें ख़ास तरीके से हमारी सोच को तश्कील देता है, ठीक है? इसमें आप ये देखते हैं कि फ़र्ज़ करें, कोई इंसान के ऊपर, किसी इंसान के ऊपर कोई बुराई आती है, कोई मुसीबत आती है या वो किसी बहुत मुश्किल दौर से गुज़रता है, ठीक है? हमारे दिमाग का कमाल ये है कि वो सबसे पहले उस बात को दबा देता है, ठीक है? ताकि हम ज़िंदा रह सकें और उसके बाद कुछ अरसे के बाद वो हमें भुला भी देता है उसको, ठीक है? और अगर हमें याद भी करना हो, उसको दोबारा से याद करना हो, तो वो याद हमें ऐसे कराता है जिसमें हम मज़लूम होते हैं। हमने कुछ नहीं गलत किया होता, लेकिन हमारे साथ बुरा हुआ होता है, ठीक है? ये हमारे दिमाग का एक, आप समझ लें, सेटिंग है। सेटिंग क्यों है? क्योंकि ज़िंदगी जो है ना वो इतनी कठिन है और इस दुनिया में रहना, मौत को फ़ेस करना, हालात को फ़ेस करना इतना मुश्किल है कि अगर हमारा दिमाग जैसे चीज़ें हो रही हैं ना वैसे ही हमें दिखाए, तो हम या डिप्रेशन के मरीज़ हो जाएँगे, पागल हो जाएँगे या मर जाएँगे, ठीक है? तो ये हमारे दिमाग की बनावट ऐसी है। इसके लिए एक आसान किताब है, यानी कि साइंस तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एक आसान किताब है डॉक्टर कॉर्डेलिया फाइन की, अ माइंड ऑफ इट्स ओन। इसमें उन्होंने दिखाया कि हम इंसान जो है ना, हम अपने ही दिमाग की बातों पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक ख़ास तरीके से हमें दुनिया की प्रोसेस भी दिखाता है, इन्फॉर्मेशन, और हमारी जो मेमोरीज़ हैं, हमारी याददाश्तें हैं ना, उनके ऊपर भी वो किस तरह से असरअंदाज़ होता है। जो मैंने आपको मिसाल दी, इज़राइल और मैंने गज़ा की एक मिसाल दी, ठीक है? क्योंकि वो अब हो रहा है ना, मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा क्योंकि एक सेंसिटिव मामला है। बिल्कुल। लेकिन मैं उसकी मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि आपका दिमाग आपको क्या दिखा रहा है, ठीक है? जब मैं एक तस्वीर में देख रहा हूँ, ठीक है? उसमें फ़र्ज़ करें एक फ़ौजी है, उसने ऐसे गन पकड़ी हुई है और उसके सामने एक बंदा खड़ा हुआ है या उसके हाथ में छुरी है, ठीक है? तो मेरा जो दिमाग है ना, जो मेरी कंडीशनिंग है और मैंने आपको पहले बताया जो बैरूनी असर है, वो तस्वीर देख के खुद ही बताएगा कि इसमें से ज़ालिम कौन है और मज़लूम कौन है। बिल्कुल। हकीकत मुझे नहीं पता होगी। हुँ, हो सकता है जो छुरी निकाल रहा है ना, उसने पहले शुरू किया हो लड़ाई और वो जो गन वाला है वो अपने आप को बचा रहा हो, ठीक है? या गन वाले ने पहले उस पे गन तानी हो तो वो छुरी वाला जो है वो अपने आप को बचा रहा, हुँ, आपको ये पता नहीं है। बिल्कुल। लेकिन आप फ़ौरन से तय कर लेंगे देख के ही हुँ, कि इसमें क्यों? क्योंकि आपको पहले से जो, आप समझ लें, आपका दिमाग जो दिखाता है, ठीक है? आप एक ख़ास बंदे को देख के बोलते हैं यार इसके साथ मैं सेफ़ हूँ। दूसरे को देख के आप बोलते हैं नहीं, खतरा है। हालाँकि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप उसकी सिर्फ़ शक्ल देख रहे हैं, आप उसके सिर्फ़ कपड़े देख रहे हैं या आप उसका चलना-फिरना देख रहे हैं, तो जी, आप कहते हो कि यानी ज़ाहिरी चीज़ें देखकर हम सैटिस्फाई जी, होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सैटिस्फाई नहीं होते, बेसिकली ये है कि हम उस पे जजमेंट कर, मतलब फ़ौरन से हम फ़ैसला कर लें। हम जैसे ही कहीं जाते हैं, हम देख के फ़ैसला कर लेते हैं और वो 90% गलत होता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन है ही नहीं हमारे पास, बिल ठीक है? हालाँकि इंसान का दिमाग जो है वो बाकी जानवरों से या बाकी जानदारों से फ़र्क है, बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस मौजूद हैं, ठीक है? हुँ, इसी तरह किसी किताब को पढ़ना, किसी की बात को सुनना, कोई फ़िल्म देखना, उसमें से भी हम वही बात हमारा दिमाग निकाल के देता है जो जिसकी तरफ हमारी वायरिंग हुई हुई होती है, बचपन से या हमारे माहौल की वजह से, ठीक है? कि एक ही चीज़ को देख रहा हूँ मैं, तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें ये मसला है, दूसरा कह रहा है नहीं यार ये कोई मसला तो नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है? हुँ, ये बहुत जगह होता है, ठीक है? ऐसी-ऐसी स्टडीज़ मौजूद हैं, यानी कि ऐसी-ऐसी आप यूट्यूब पे देखेंगे, नेट पे देखेंगे कि
लोगों को सिर्फ ये फ़र्क करना था कि एक ये इस वाले नीले पेन में और काले पेन में क्या फ़र्क है, या 2 नीले पेन में आपस में क्या फ़र्क है, वो इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते थे। क्योंकि उनको ऐसे माहौल में बिठाया जाता था कि वो कन्फ्यूज़ हो जाते थे, ठीक है, कि किस तरह हम करें। कभी-कभी वो दूसरी चीज़ को देख के बोलते थे, अच्छा इसमें ये फ़र्क है, हालाँकि वो सेम चीज़ होती थी, ठीक है। तो इस तरह की ट्रिक्स जो है ना, या इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये बिहेवियरल साइंसेज़ के अंदर भी और वैसे भी आम साइंसेज़ के अंदर भी हमें यही बताती हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंसान इतना कोई लॉजिकल मखलूक नहीं है, ठीक है। हमारे जो फ़ैसले होते हैं ना, वो बड़े ही अजीब-ओ-गरीब नौइयत के होते हैं, और इसमें सबसे बड़ा जो बात है वो यही है कि इंसान बुनियादी तौर पर ना जज़्बाती मखलूक है। वो इंटेलिजेंट तो है, ठीक है? हमारी जो इंटेलिजेंस है वो हर लिहाज से जानवरों से भी, पेड़-पौधों से भी और मशीनों से भी ज़्यादा एडवांस्ड है। लेकिन हम उसके खुद कह रहे हैं उसके अंदर हम खुद भी बुनियादी गलतियाँ करते हैं, ठीक है? तो हम बुनियादी तौर पर जज़्बाती फ़ैसले करते हैं। अब ये जो मैंने आईफ़ोन की मिसाल दी आपको, या मैंने आपको कोला की मिसाल दी, या मैंने किसी सियासी पार्टी को, ये सारे जज़्बाती फ़ैसले होते हैं। बिल्कुल। वो करने के बाद हम उसके फिर शऊरी मंतक दलाइल दे रहे होते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर वो सारे फ़ैसले जज़्बाती होते हैं। तो वो हमारे दिमाग का भी बनावट ऐसी है, फिर दिमाग के अंदर से जो कनेक्शन हमारे पूरे जिस्म में जाती है, जो हमारा न्यूरल फ्रेमवर्क है, ठीक है? तो वो भी उसी हिसाब से चलता है। हाँ, आगे जाके मैं आपको बताऊँगा कि आज ये बिल्कुल उलट हो चुका है, कि यानी आज जो जिस्म है ना, उसके ज़रिए हम अपने दिमाग को असरअंदाज़ कर सकते हैं। उसकी छोटी-सी मिसाल ये है कि पहले कहा जाता था कि जब थकावट होती है तो आप सो जाएँ, नींद आ जाती है आपको, ठीक है? आज बहुत लोगों का ये मसला है कि उनको रात को नींद नहीं आती। तो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आप ना माहौल बनाएँ सोने वाला, आपको खुद ही नींद आपका दिमाग ये मान लेगा कि अभी रात का वक़्त है, अब सोने का टाइम है। अब ये उलट हो गया, ठीक है? लेकिन ये आज की बात है। मैं एक अमूमी बात कर रहा हूँ कि उसके अंदर भी फ़ितरत की हम बात कर रहे हैं ना, तो फ़ितरत के अंदर भी किस हद तक जो है वो इंसान फ्री है या नहीं है, ये भी काफ़ी हद तक बायोलॉजिकली भी डिटरमिन्ड है, ठीक है? फिर मर्द और औरतों का जो एक फ़र्क है, हमारे जिस्म के अंदर जो केमिकल होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, हुँ। ठीक है? वो किस हद तक हमारे एक्शंस को, ठीक है? किसी शख्स के अंदर फ़र्ज़ करें कॉर्टिसोल लेवल, स्ट्रेस का लेवल ज़्यादा है और किसी के अंदर कम है, तो वो एक ही सिचुएशन में फ़र्क तरीके से रिएक्ट करेगा, रिएक्ट ठीक है? करेगा, बिल्कुल। फ़र्ज़ करें जहाज़ जो है क्रैश होने वाला है, हुँ। तो आपकी जो ऑलरेडी केमिकल हालत है ना जिस्म के अंदर, उसके मुताबिक आप रिएक्ट करेंगे, ठीक है? उसमें भी फिर वही बात है ना कि आज़ाद मर्ज़ी किस हद तक आती है, ठीक है? तो ये एक अमूमी बात है। अगर हम आएँगे ना मज़हब की तरफ, यानी और ख़ास तौर पर बाइबल मुक़द्दस की तरफ, तो उसमें ये बात सही है कि खुदा ने, बाइबल में लिखा है कि खुदा ने इंसान को अपनी छवि पर बनाया है। बिल्कुल। यानी खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया। तो बहुत सारी वो बातें या बहुत सारी वो ख़ुसूसियात जो खुदा में हैं, वो किसी न किसी तौर पर खुदा ने इंसान को मुंतकिल की हैं। ख़ास तौर पर खुदा ने उसे अपना नायब बनाया है इस दुनिया के अंदर, कि जिस तरह खुदा ने तमाम मखलूक़ात को बनाया है और वो उनका मालिक है, तो उसने इंसान को अपना असिस्टेंट या अपना पार्टनर या अपना नायब बनाया है कि वो इस दुनिया के मामलात को देखे। तो उसमें बुनियादी चीज़ ये है कि इंसान को फिर इंटेलिजेंस दी गई है, सेंटियंस दी गई है, कॉन्शियस या ज़मीर दिया गया है, और सोचने समझने की सलाहियत दी गई है, और उसके साथ ये मर्ज़ी जो आ जाती है ना, वो भी दी गई है, ठीक है? क्योंकि जब हम तख्लीक़ कायनात का वाक़या पढ़ते हैं बाइबल के अंदर, पैदाइश की किताब, तो खुदा जब इंसान को बनाता है तो फिर वो उसके साथ मुकालमा करता है, फिर उसको हुक्म देना शुरू कर देता है। हुक्म देने का मकसद ये होता है ना कि अगला जो है वो सुनकर अमल कर सकता है। तो ये एक तरह की आज़ाद मर्ज़ी है। सबसे पहले खुदा उनको बोलता है कि दुनिया को मामूर व महकूम करो। फिर बाद में वो बोलता है कि बाग में से सारे फल खा लेना, सिवाय एक पेड़ के, ठीक है? तो इससे साबित यही होता है कि जब खुदा ने इंसान को बनाया, तो आज़ाद मर्ज़ी बहरहाल उसको दी गई थी, जो कि आज भी मौजूद है, ठीक है? हाँ, मसीहियत के अंदर एक ख़ास फ़र्क ये है। अब ये जो तख्लीक वाली बात है ना, ये यहूदियत के अंदर भी है और दीन इस्लाम के अंदर भी ऐसे ही, और वो भी ये मानते हैं कि खुदा ने इंसान को बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया और उसको ये सारी चीज़ें दी, ख़ुसूसी तौर पर इंटेलिजेंस और फ्री विल। मसीहियत के अंदर हम ये बात करते हैं कि जब इंसान गुनाह में गिरा, यानी जब उन्होंने वो ममनू फल खा लिया, आदम और हवा ने, जी। तो तब से लेकर आज तक जो हमारी बुनियादी इंसानी जबलियत है ना, वो गुनाह की तरफ माइल है। इसे मौरूसी गुनाह भी कहते हैं। इलाहियात में इसके लिए और भी लफ्ज़ हैं, जैसे हम कहते हैं इंसान की गुनाह में गिरावट, फॉलननेस ऑफ मैन इनटू सिन। तो हम ये मानते हैं कि गुनाह के बायस जो है ना, अब वो जो बदी की तरफ इंसान माइल होता है, तो वो अब उसकी जबिलत का एक हिस्सा है, जो कि शुरू में नहीं था। खुदा ने उसे अच्छा बनाया था, अपनी सूरत पे बनाया था, लेकिन गुनाह करके उसने खुद अपने जो है अपनी जबिलत को तब्दील कर दिया बुराई की तरफ।
तो अब हमारा ये मानना है बतौर मसीही, और कलाम मुक़द्दस भी हमें यही सिखाता है, और 2000 साल की जो मसीही इलाहियात और रिवायात हैं, वो भी हमें यही सिखाती हैं कि हम इंसान जो है वो बचपन से ही बदी की तरफ, गुनाह की तरफ माइल है, ठीक है? तो आज़ाद मर्ज़ी ये नहीं है कि वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन अब ये है कि उसके ऊपर एक चीज़ आ गई जो उस पर ग़लबा रखती है। तो इंसान की जो मर्ज़ी है, अकॉर्डिंग टू द बाइबल एंड अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन थियोलॉजी, इट इज़ कैप्टिव टू सिन, यानी कि वो गुनाह की ग़ुलामी में है। अपनी उसकी है तो सही पावर इंसान की अभी तक, लेकिन वो बदी की तरफ ही माइल है। इसीलिए पौलुस भी कहता है रोमियो के ख़त के 7वें बाब में कि जो नेकी का मैं इरादा करना चाहता हूँ, मैं कर नहीं पाता, लेकिन जिस बदी का इरादा मैं नहीं भी करता, वो मुझसे सरज़द हो जाती है। ठीक है? और फिर वो अपने आप को कोसता है कि मैं कितना मज़लूम, या किस मैं कैद में हूँ, ठीक है? और मुझे इस बदन की कैद से कौन छुड़ाएगा? वो कौन छुड़ाएगा, वो हम शो के आखिर में बात करेंगे। लेकिन ये बदन की जो कैद है, जिसने ना सिर्फ हमारे गुनाह ने ना सिर्फ हमारे जो खुदा के साथ ताल्लुक था उसको ख़राब किया। बिल्कुल। पहले इंसान खुदा के साथ रहता था, लेकिन अब नहीं रहता, ठीक है? अब एक जुदाई आ गई, लेकिन उस गुनाह ने इंसान के दिमाग को, इंसान के शऊर को और इंसान के ज़मीर को भी जो है बहुत बुरी तरह मुतासिर किया। बिल्कुल। इस हद तक मुतासिर किया कि वो डैमेज हो गया। हाँ, वो रिपेयर हो सकता है, उसके लिए हम आगे बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वो डैमेज है। तो अगर आप मसीहियत की रूह से पूछेंगी ना हमारे मज़हब में क्या है? हमारे मज़हब में ये कि आज़ाद मर्ज़ी है ज़रूर, जो कि खुदा की तख्लीक का एक हिस्सा है, लेकिन अब जो है वो गुनाह के ताबे है, वो गुनाह की तरफ माइल है। दूसरे मज़ाहिब ये नहीं मानते। वो ये मानते हैं कि बस इंसान जैसा था, वो आज भी ऐसा है, और ये जो गुनाह होता है ना, ये बस एक ख़ता है। वो लापरवाही की वजह से या हिदायत ना मिलने की वजह से करता है, जब उसे हिदायत मिल जाएगी, तो वो ठीक हो जाएगा। जो कि मैंने आपको बताया कि किसी न किसी हद तक जो शुरू में मैंने आपको समाजियात और साइंस की बातें बताई ना, उसके नज़र में हम देखा जाए तो ये बड़ी मुश्किल सी बात है कि क्या इंसान को सही चीज़ मिल जाए तो उस पे चल पड़ेगा। क्रिश्चियनिटी उसका जवाब देती है कि सारी चीज़ें अच्छी होने के बावजूद भी क्यों इंसान बुराई की तरफ माइल होता है। दुनिया की दौलत होने के बावजूद क्यों वो गुनाह करता है। दुनिया के सारी तालीम होने के बावजूद भी क्यों वो गलत चीज़ का इंतखाब करता है इंसान। और इसकी इंसानी तारीख जो है वो इसकी गवाह है कि हमने अच्छे हालात के अंदर सबसे बुरे काम किए, ठीक है? वर्ल्ड वॉर 2 जो है, वो सारा उन कौमों ने लड़ा है जहाँ पर यूनिवर्सिटियाँ हैं, जहाँ पर साइंस ने तरक्की की है, जहाँ पर हर लिहाज से लिविंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बाकी दुनिया से अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने अरबों लोगों का कत्लेआम किया, एक दूसरे को मारा और मजलूमों को मारा। ये बात नहीं है, मसीहियत इसका जवाब देती है कि इसकी वजह ये है कि इंसानी जो विल है ना, मर्जी, वो गुनाह से आलूदा है, और इस हद तक आलूदा है कि वो अब वो वाकई में अपनी आज़ाद मर्जी को मुकम्मल तौर पर एक्सरसाइज नहीं कर सकता। है ज़रूर उसके पास आज़ाद मर्जी, लेकिन वो कैद है गुनाह की कुदरत से, या गुनाह की ताकत से वो कैद है। जी भाई, बहुत शुक्रिया। लेकिन इसी के साथ-साथ मेरा एक और सवाल है, जैसे आपने गुनाह की बात की। मेरा ये सवाल है कि गुनाह किस हद तक आज़ाद मर्ज़ी को मुतासिर करता है? बात ये है कि जिस तरह से मैं आम अपनी ज़िंदगी के काम भी करता हूँ ना, उन सब में अब ये जो गुनाह वाली जबिल्लत है ना, वो शामिल हो जाती है, ठीक है? उसमें लालच सबसे बड़ी चीज़ है, उसमें ईगो बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। यानी कि फ़र्ज़ करें मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ, ठीक है? अब मेरा दिल में किसी के लिए कोई बुराई नहीं है, लेकिन मेरे अंदर ईगो ज़रूर है कि मैं सबसे ज़्यादा अक्लमंद हूँ या सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं फ़र्स्ट आ जाऊँगा। ये कहीं न कहीं ईगो की तरफ बात चली जाती है, ठीक है? फिर दूसरी तरफ ये है कि मैं कोई चीज़ बेच रहा हूँ, बिज़नेस कर रहा हूँ, तो एक तरह से तो मैं जैसे दवाइयाँ बेच रहा हूँ फ़र्ज़ करें, तो ये तो अच्छी चीज़ है, लोगों को दवाइयों की ज़रूरत है। बिल्कुल। लेकिन लालच मेरे दिल में आ सकता है कि मैं किस तरह से अपना पैसा बढ़ा सकता हूँ और अपने बिज़नेस को बढ़ा सकता हूँ, ये सोचे बगैर कि इसका असर जो है सामने वाले पर कैसे होगा, ठीक है? हमारे माशरे में तो बदकिस्मती से लोगों की सोच ही यही है कि यार अपने आप को देखो, या अपने ख़ानदान को पहले देखो, या अपना घर पहले सँभालो, जो कि है तो अक्ल अक्ल की बात कि यार आपने दुनिया की टेंशन नहीं लेनी, आपने अपने आप को देखना है। लेकिन इसके अंदर जो सेल्फिशनेस है ना, खुदगर्ज़ी, ये भी गुनाह का असर है। तो गुनाह का ये जो असरात है ना, वो इस हद तक जो है ना, जहाँ हम नहीं भी देखते, ठीक है? क्योंकि जैसे हम भी है ना, अब मैं बोलूँगा ना गुनाह, तो आपके दिमाग में फ़ौरन से आएगा कि एक शख़्स है जो शहवत करता है, या जो शराब जिसने हाथ में पकड़ी हुई है, या जो नशा कर रहा है, ठीक है? ये हमारे दिमाग में आएगा, ठीक है? लेकिन आम भी जो चीज़ है ना, जिस तरह मैंने आपको बताया, वो नहीं आपके दिमाग में आती कि पहल करना कि यार मैं फ़र्ज़ करें मैं देख रहा हूँ कि आप किसी मुसीबत में जा सकते हैं, लेकिन मैं चुप खड़ा हूँ कि यार जाने दो, कोई बात नहीं, मेरा क्या लेना-देना इससे। जो आम हमारी अब शहरी एक ज़िंदगी हो गई। हमने तो इस शहर में ये भी देखा है कि जब हालात ख़राब होते हैं और कत्लेआम होता है, तो लोग लाशों के सामने से गुज़र जाते हैं सीधे-सीधे, सीधा देखते हुए।
कि घर पहुंचूं मैं अपनी बीवी बच्चों के पास और अपने आप को मैं बचा लूं। अब ये शरीयत में गुनाह तो नहीं है ना, बिल्कुल लेकिन ये है गुनाह। क्यों? आपने सेल्फिशनेस, आपने सोचा है कि आपने बजाय इसके कि मैं दूसरे की मदद करूं, बिल्कुल ठीक है, मैं अपने बारे में सोचता हूँ, ठीक है। साइंस भी हमें यही सिखाती है, क्योंकि साइंस बाइबल के बरक्स हमें सिखाती है। साइंस कहती है कि हम जो है वो तख्लीक नहीं हुए, हमारा एक इर्तिका हुआ है, ठीक है, एवोल्यूशन जिसे जी हाँ कि हम बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म या बहुत छोटी चीज़ों से जो जी एक जरसूमे से जैसों से और भी छोटी चीज़ों से हम आहिस्ता 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 करके सारे जो मखलूक़ात हैं, मखलूक़ात तो नहीं वो मानते हैं, तख्लीक को मानते नहीं, ये सारे जानदार हैं, वो इस तरह से बने। बने बिल्कुल उसके अंदर भी लेकिन ये है कि जो मौत का जो है ना गलबा वो ज़्यादा है, तो उसकी वजह से उस कॉन्टेक्स्ट में भी सेल्फिशनेस जो है ना वो इंसान की ज़ात का हिस्सा है। मशहूर किताब रिचर्ड डॉकिंस जो बायोलॉजिस्ट हैं, उनकी किताब का नाम ही यही है, द सेल्फिश जीन। यानी वो खुदगर्ज जेनेटिक वो डीएनए की बात कर रहे हैं कि वो है ही अपने अंदर खुदगर्ज। तो इस हद तक जो है ना वो गुनाह जो है वो इंसानी मर्जी को मुतासिर करता है कि जो हम आम फैसले भी लेते हैं ना उसके अंदर भी उसकी झलक कहीं ना कहीं खुदगर्जी की नजर आती या लालच की आ जाती है, जो कि आप दूर से देख के नहीं आप देख सकते कि ये गुनाह हो रहा है, लेकिन उसके असरात जो है ना वो मनफी ही होते हैं। भाई बहुत शुक्रिया, आपने तमाम सवालात को बहुत अच्छे से टैकल किया। नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह हमने इन सारे सवालात के जवाबात को देखा और अभी बहुत से सवालात बाकी हैं, तो उसको हम नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे। और इससे मुतल्लिक अगर आपके भी कोई सवालात हैं या अगर आप चाहते हैं कि किसी और मौजू पर बात की जाए, तो वो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।